नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया। मैं धर्मेंद्र। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस प्रिपरेशन के दौरान हम लोगों ने जो अभी सब्जेक्ट जीएस का चुना है वो है हमारा हिस्ट्री। तो इस हिस्ट्री के अध्ययन के दौरान हम लोगों ने अभी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में क्या है पढ़ा है। यानी हम लोग ने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी प्री हिस्टोरिक पीरियड से प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और फिर हिस्टोरिक पीरियड। इस पूरी यात्रा के दौरान हम लोग अब तक कहाँ कहाँ पहुँचे। हम लोगों ने अब तक अपना स्टोन एज देखा, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, यानी आप कह सकते हैं आयरन एज देखा, ठीक है, वो सॉरी आपका क्या कहते हैं कॉपर एज देखा, ठीक, और इसके बाद ब्रॉन्ज एज देखा और फिर हम आयरन एज देखते हुए 16 महाजनपदों के बारे में आपको बताया। और इसके साथ ही 16 महाजनपदों के बाद जो एक उत्कृष्ट और एक बहुत क्या कहते हैं आप ये कह सकते हैं कि बहुत समृद्धशाली राज्य देखा जिसको हमने मगध नाम दिया। और इस मगध साम्राज्य में हम लोगों ने विभिन्न वंश देखे, विभिन्न डायनेस्टी देखी, चाहे आपकी वो शिशुनाग वंश हो, चाहे हर्यक वंश हो, चाहे आपका नंद वंश हो। तो इन सब यात्राओं के दौरान हम लोगों ने यहाँ पर इन सब यात्राएं की। इसके साथ ही यह आज जो हमारा टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो इसी के पैरेलल यानी मगध साम्राज्य के उदय के साथ ही जो एक कहानी भारत में चलती है, भारत में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण यानी एंशिएंट हिस्ट्री में। आज जब हम मगध साम्राज्य का अध्ययन कर रहे हैं तो भारत में कौन कौन से विदेशी इन्वेजन आए थे, विदेशी आक्रांता आए थे, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो विदेशी आक्रांता आए थे उसको हम देखते हैं यहाँ पर, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन कौन से विदेशी आक्रांता आए थे। प्राचीन भारतीय इतिहास, तो इस प्राचीन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जरा हम लोग आज इसका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा फॉरेन इन्वेजन क्या है, फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। तो इस समय जो ये समय है 16 महाजनपदों की जस्ट बाद का समय, मगध के उदय के साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो भारत में इस समय 2 आक्रमण आए थे। आप इसे मिसमैच मत करिए क्योंकि मौर्यों के बाद भारत में और इन्वेजन होंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे केवल जो 2 इन्वेजन हुए हैं उनके बारे में। तो 2 इन्वेजन आक्रमण जो हुए हैं, तो इस समय अगर हम बात करें तो भारत में 2 आक्रांता यानी 2 लोग भारत में आक्रमण किया है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले जिन्होंने आक्रमण किया है वो पर्शियन है, यानी पर्शियन इन्वेजन, पर्शियन इन्वेजन। पर्शियन इन्वेजन और ये इन्वेजन भारत में हुआ था 518 बीसी यानी 518 बीसी के अराउंड, ठीक है। पर्शियन इन्वेजन या इसे हम कह सकते हैं ईरानी आक्रमण। क्या कह सकते हैं, ईरानी आक्रमण। तो ईरानी आक्रांता के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम ईरानी आक्रांता के बारे में बात करेंगे, ईरानी आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तो ये ईरानी आक्रमण यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं जब भारत में ईरान का आक्रमण हुआ तो उस समय ईरान में किसका शासन था, तो उस समय ईरान में हकमनी वंश का शासन था। किसका वंश का शासन था, हकमनी वंश का शासन था। यानी कौन सी डायनेस्टी थी, वो थी आपकी हक्कानी डायनेस्टी। कौन सी वंश डायनेस्टी, हकमनी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी, हक्कानी डायनेस्टी थी, ठीक। और यहाँ पर यदि हम रूलर की बात करें, कौन रूलर रहा होगा इस समय, रूलर कौन है, तो इस समय शासक कौन है, तो ये शासक है साइरस। क्या नाम है, साइरस। साइरस है, कौन है, साइरस है। और साइरस का जो पुत्र है उसने भारत पर आक्रमण किया था, यानी इसका जो पुत्र है जिसका नाम डेरियस है। क्या नाम है, डेरियस, डेरियस या दारा प्रथम, डेरियस या इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं दारा प्रथम। तो भारत में जो पहला इन्वेजन हुआ वो पर्शियन से हुआ, ठीक है। और इस
का उल्लेख अगर हम बात करें, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, इसका सोर्स क्या है। यदि हम इस इन्वेजन के सोर्स के बारे में बात करें तो मित्रों इसके स्रोत, इसके सोर्स को अगर हम देखें तो ईरान में एक स्तूप मिला है जिसका नाम है बहिस्तून अभिलेख। क्या नाम है? बहिस्तून इंस्क्रिप्शंस। कौन सा इंस्क्रिप्शंस है? बहिस्तून इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था और ये जो व्यक्ति है ये ईरानी आक्रांता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो दूसरा व्यक्ति जिसने भारत पर आक्रमण किया वो व्यक्ति आया था ग्रीक से। ग्रीक इन्वेजन। कौन सा इन्वेजन? ग्रीक इन्वेजन। ग्रीक आक्रमण। कौन सा इन्वेजन? ग्रीक इन्वेजन, यानी यूनानी आक्रमण। कुल मिला के क्या है? यूनानी आक्रमण है। ठीक है, क्या नाम है? यूनानी आक्रमण है। और ये यूनानी आक्रमण कब हुआ था? 326 बीसी में। कब हुआ था? 326 बीसी में। कब हुआ था मित्रों? 326 बीसी में। ठीक, अब यूनानी आक्रमणकारिता के बारे में अगर हम बात करें तो यूनानी में जो शासन कर रहा है उसका नाम है मकदूनिया। क्या नाम है? मकदूनिया। मकदूनिया है। ठीक, और ये इस मकदूनिया क्षेत्र में शासन कौन कर रहा था? इसमें शासन कर रहा था फिलिप। क्या नाम है? फिलिप। फिलिप। फिलिप है। ठीक है, और इस फिलिप का जो पुत्र है वो भारत पर हमला करता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं एलेक्जेंडर, यानी सिकंदर के नाम से। किसके नाम से मित्रों? एलेक्जेंडर सिकंदर के नाम से इस व्यक्ति को हम लोग जानते हैं, सिकंदर द ग्रेट। ठीक है, और सिकंदर द ग्रेट ने भारत, अगर हम ईरान का जब हमने बात की 518 बीसी में आक्रमण हुआ, और इनका अगर हम आक्रमणकारी का नाम बताएं तो ये भारत पर आक्रमण हुआ था आज से 326 बीसी पे, यानी आज से 326 बीसी में भारत पर यूनानियों ने आक्रमण किया। और ये यूनानी शासक कौन था? एलेक्जेंडर द ग्रेट था, एलेक्जेंडर महान था। ठीक है, और एलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में जो फेमस युद्ध है, इस व्यक्ति ने कौन सा युद्ध किया था? कौन सा युद्ध इसका फेमस है? तो युद्ध है हाई डेस्पीस का युद्ध। कौन सा है? हाई डेस्पीस का युद्ध। हाई डेस्पीस का युद्ध काफी फेमस युद्ध है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, यानी हमारा जो भारतीय शासक है उसका नाम क्या है? पोरस। और इस युद्ध में अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो मित्रों इस युद्ध के रिजल्ट में सिकंदर विजयी हुआ था, जबकि पोरस पराजित हुआ था। लेकिन पोरस की वीरता से सिकंदर काफी प्रभावित हुआ और उसने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया। ठीक है, और ये कहा जाता है कि इस तरह भारत के सिकंदर के आक्रमण के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। ठीक, इसके अलावा और भी बातें हैं सिकंदर से जुड़ी हुई। क्या बातें हैं जरा उसको समझिए। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण तो किया, तो सिकंदर भारत में जब आक्रमण किया तो सिकंदर ने भारत में कुछ शहर भी बसाए हैं। जरा इसके बारे में हो, हम लोग कंप्यूटर से अपना पेपर मांगते हैं एक और। ठीक है, तो क्या हुआ है जरा इसे देखते हैं। सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर ने क्या किया है? 2 सिटी बसाई। कितनी? 2 शहर। ठीक है, और वो 2 शहर कौन कौन से हैं? तो वो 2 शहर हैं आपके, ठीक है, एक है विजयनगर। क्या नाम है? विजयनगर। और दूसरा शहर है बुकाफेला, जो उसने अपने घोड़े के नाम पर मित्रों रखा था। ये 2 नगर उसने यहाँ पर हिंदुस्तान में बसाए हैं। ठीक है, ये इसने अपने 2 नगर यहाँ पे क्या किए हैं? बसाए हैं। इसके बारे में और मैं जानकारी दूं तो सिकंदर के बारे में ये कहा जाता है कि सिकंदर भारत को जीतना चाहता था, अखिल
विश्व को जीतने के लिए वो निकला था और इसी यात्रा में उसे भारत मिला और भारत में भी उसने झंडे गाड़े, खासकर पश्चिमोत्तर भारत में। और वहीं पर तक्षशिला में एक विद्यालय चल रहा था, तक्षशिला विद्यालय। यानी अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो मित्रों वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो उस विश्वविद्यालय में एक अध्यापक है जिसका नाम है विष्णुगुप्त, या जिसे आप जानते हैं चाणक्य, या जिसको आप कहते हैं कौटिल्य। तो उन्होंने इस खतरे को समझा और भारत के सबसे शक्तिशाली राजा मगध के घनानंद के पास गए। और घनानंद अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली समझता है, इसलिए दम्भ में रहता है, अहंकार में रहता है, और ये वहाँ पर कौटिल्य का अपमान करता है। और कौटिल्य अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक विकल्प ढूंढते हैं, और उस विकल्प की यात्रा में उन्हें एक व्यक्ति दिखता है, एक बालक भी एक्चुअली कहें तो ज़्यादा तीव्र ना होगी, एक लड़का दिखता है जो एक शिला पर बैठे एक सभा का संचालन कर रहा था। ये राजा की भूमिका में था और अपनी बातों, अपने तर्कों से उपस्थित साथियों को क्या कर रहा था, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा। तो उसने राजा के गुण देखे और उसी लड़के को ट्रेनिंग दी, ठीक है, शिक्षा दीक्षा दी, और वो लड़का चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से इतिहास में क्या हुआ, विख्यात हुआ। और इसके साथ ही शिक्षा दीक्षा के दौरान उसे सिकंदर की सेना में भर्ती कराया, जिससे वो सिकंदर की चालाकियों, बारीकियों और यूनानी युद्ध कौशल को समझ सके। जब ये सारा चीज विकल्प चल रहा था, तो अपनी इस यात्रा के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये भी कहा जाता है कि जो सिकंदर यहाँ पर था, तो जब अपनी यात्रा के दौरान इस समय जब वो यहाँ पर जुलाई अगस्त के आसपास पहुँचा, तो भारत में काफ़ी वर्षा हो रही थी, जिसके कारण और बीमारियों का भी बोलबाला था। कई सैनिक उनकी बीमारी होकर मर गए। और भारत में वैसे भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं कि भूत पिशाच ये सब तुमको घेर लेंगे, जिससे रावी नदी को पार करने के लिए सेना ने हथियार डाल दिए और सिकंदर से मना कर दिया कि हम रावी नदी पार नहीं करेंगे। तो सिकंदर फिर वहीं से वापस लौटता है, और वापस लौटने के दौरान रास्ते में क्या होती है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। और जो 33 वर्ष का ये व्यक्ति सिकंदर महान कहलाया, क्योंकि उसने अपनी अखल विजय यात्रा में संपूर्ण एशिया, लगभग संपूर्ण यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया को जीत लिया था। ठीक है, तो इस तरह की ये कहानी हुई। अब इस कहानी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि भारत में कौन सा साम्राज्य इसको चुनौती देगा, और इस समय की भारत की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति क्या थी। जरा इसके बारे में कंप्यूटर से पेज मांगते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इन आक्रमणकारियों से हमें क्या क्या मिला, पहले ये देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ईरान से हमें क्या मिला, यानी फारस से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। तो पहली बात अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक लिपि से हम लोगों का परिचय हुआ, और वो लिपि क्या थी, खरोष्टी लिपि से हम लोगों को क्या मिली, जानकारी मिली। ठीक है, ये खरोष्टी लिपि का जो हमें अभिलेख मिला है, वो मैंने अभी आपको बताया था। कौन सा अभिलेख था, वहिस्तूप अभिलेख। कौन सा मित्रों, वहिस्तूप अभिलेख जो था, वहिस्तूप अभिलेख जो मिला है वो किस भाषा में मिला है, खरोष्टी भाषा में। और यदि हम इसके टाइमलाइन की बात करें, तो ये जो अभिलेख है मित्रों 522 बीसी से 513 बीसी तक की इसमें कहानी, इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। किसका, 522 से 513 बीसी तक। ठीक है, इसके बाद और अगर हम बात करें कि ईरानियों ने भारत पर जो आक्रमण किया, वो समय अगर हम आपको यहाँ पर बताएं, ईरानियों ने भारत पर जो आक्रमण किया है वो किस समय पर है। तो ईरानियों ने भारत पर आक्रमण जो किया है वो 518 से 519 बीसी के आसपास। यहाँ पे अगले ही पेज पे लिख दें कि अगर हम इनके आक्रमणकार के बारे में बात करें, तो ईरानियों का आक्रमण क्या, ईरानियों का आक्रमण क्या साक्ष्य मिलता है, 518 से 519 बीसी के आसपास सिंध प्रांत में किया है। कहां पर किया है मित्रों, सिंध प्रांत में किया था। कहां पर किया था, सिंध प्रांत में कहां पर किया था। ठीक है, और इस सिंध प्रांत के आक्रमण के बाद यदि हम बात करें कि ये जो बहिस्तून अभिलेख है, जो जानकारी हमें मिल रही है कहां पर है, ये अभिलेख कहां पर है, वेयर। तो यदि हम यहाँ वेयर का जवाब दें, तो ये अभिलेख मित्रों आज के पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है,
तक्षशिला में स्थित। तो तक्षशिला बता दें भारत का सबसे पुराना, अगर विद्यालय की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात करें, वर्तमान भारत न जोड़ें तो वो कौन सा विद्यालय होगा? तक्षशिला विद्यालय होगा। ठीक है मित्रों, ठीक। और यदि हम इस स्तूप के बारे में बात करें, इस स्तूप के बारे में बात करें तो ये मित्रों जो स्तूप है वो किस लैंग्वेज में है? तो मित्रों ये स्तूप जो है, ये स्तूप जो है मित्रों ये फारसी लैंग्वेज में है, खरोष्टी लिपि और फारसी भाषा में है। किसमें है? खरोष्टी लिपि और फारसी भाषा में ये स्तूप बनाए, ये अभिलेख है। इसके अलावा ईरानियों ने तुम्हें दिया क्या? ईरानियों यानी फारसियों ने क्या किया है? फारसियों ने दो प्रकार के सिक्के चलाए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के सिक्के चलाए हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के सिक्के चलाए हैं। ठीक, एक है इनके सिल्वर सिक्के यानी सिल्वर कॉइन। कौन से सिक्के? सिल्वर कॉइन यानी चांदी के सिक्के। किसके सिक्के मित्रों? चांदी के सिक्के। चांदी का सिक्का चलाया है और इस चांदी के सिक्के के साथ साथ इन्होंने गोल्डन कॉइन भी हमें इनके यहाँ पर मिलते हैं। कितने? गोल्डन कॉइन यानी सोने के सिक्के भी यहाँ पर हमें मिले हैं। यदि हम आगे अगर हम बात करें कि ये जो चांदी का सिक्का है इसको क्या कहते थे? तो इसको कहा जाता था सोग दे। क्या कहा जाता था? सोग दे। सोग दोई। और गोल्डन कॉइन के बारे में बात करें तो इसे क्या बोलते थे? इसे डेरिक बोलते थे। क्या बोलते थे मित्रों? डेरिक बोलते थे। तो ईरानियों के आक्रमण से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, कैसी जानकारी मिलती है, किस टाइप के सिक्के मिलते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम बात करें किसके बारे में? फारसियों के बारे में यानी सिकंदर के बारे में। ठीक है, तो सिकंदर के बारे में लगभग हमने आपको बता दिया है, हाइडेप्सिस का युद्ध है या बेतस्ता का युद्ध है। ठीक है, और सिकंदर की मृत्यु के बारे में भी बता दिया है। 323 ईस्वी के आसपास सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं? सिकंदर के लिए जानी जाती हैं। सिकंदर ने 2 शहर बसाए। ठीक, अब इसके साथ यदि हम इस समय के समाज के बारे में अध्ययन करें तो जरा इस समय के समाज देख लीजिए, यानी प्री मौर्य पीरियड यानी पूर्व मौर्य काल। ठीक है, पूर्व मौर्य काल में यदि हम बात करें समाज कैसा था यानी सोसाइटी कैसी थी? क्या? सोसाइटी। इस काल की अगर हम सोसाइटी के बारे में देखें तो ये सोसाइटी किस वर्णों में बटी है? 4 वर्णों में बटी हुई थी। 4 वर्णों का क्रम वही है, क्या है? सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय हैं, उसके बाद वैश्य हैं और उसके बाद शूद्र हैं। इस तरह आपकी क्या ये स्थिति बटी हुई थी। ठीक, इसके अलावा इन 4 वर्णों अगर हम बात करें, इन 4 वर्णों के साथ साथ यदि हम बात करें न्यायिक प्रणाली, जो न्यायिक प्रणाली होती थी, न्यायिक प्रणाली वो कैसी हो चली थी अब? तो मित्रों ये जो न्यायिक प्रणाली है ये अब धर्म सूत्र के आधार पर काम करती थी। किसके आधार पर? धर्म सूत्र के आधार पर, यानी जो धर्म कह रहा है, जो धर्म में जिसके बाद जिस सजा का प्रावधान है वो सजा हमें मिलती थी। तो इस न्यायिक प्रणाली में होता क्या था? सबसे कठिन सजा शूद्रों को मिलेगी, उससे थोड़ी कम सजा वैश्यों को, उससे कम सब क्षत्रियों को और सबसे कम सजा किन्हें मिलेगी? ब्राह्मणों को मिलती थी। यानी सबसे कम सजा, सबसे कम दायित्व और सबसे आराम का जो सजा थी, प्रावधान था, वो क्या होता था? वो यही होता था। ठीक है, और यदि हम बातें ठीक, और यदि हम यहाँ पे बात करें तो ब्राह्मणों की स्थिति इस समय क्या थी? सबसे बेहतरीन स्थिति थी। क्या थी? सबसे बेहतरीन स्थिति थी। ठीक, इसके अलावा आगे अगर हम देखें महिलाओं की स्थिति, महिला की स्थिति के बारे में बात करें तो महिला की स्थिति इस समय थोड़ी क्या हो गई थी?
निम्न स्तर पर हो गई थी, यानी स्त्री की दशा कम हो गई थी। निम्न स्तर पर क्या क्या बात है, कैसे हुई? इन्हें शिक्षा का अधिकार था? बिल्कुल नहीं था। इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था? बिल्कुल नहीं था। इन्हें संपत्ति में अधिकार था? बिल्कुल नहीं था। तो जब कोई अधिकार तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी स्थिति ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? निम्नतर होने लगेगी। तो इस समय की अगर हम बात करें तो इस तरह की समस्या का समाधान हो रहा था। ठीक है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर वेश्यावृत्ति मौजूद थी। क्या थी? वेश्यावृत्ति। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन की मौजूद थी। क्या थी? वेश्यावृत्ति क्या थी? उपस्थित थी। ठीक, ये बात समझ रहे हैं आप? वेश्यावृत्ति क्या थी? उपस्थित थी। तो इस समय की सामाजिक स्थिति की ये दशा थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, यहीं पर हम किस पे बारे में बात कर लें? इकोनॉमी के बारे में। यहीं पर हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, इकोनॉमी में क्या था इस समय, इसके बारे में अध्ययन देखें। तो मित्रों, इकोनॉमी जो थी वो क्या हुआ है? कृषि का पर्याप्त विकास हुआ है, यानी एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी कैसी हो गई है? विकसित हो चली है। कैसी हो चली है? विकसित हो चली है। एग्रीकल्चर कैसी हो गई है? विकसित हो गई है। ठीक है, दूसरी बात यदि हम बात करें, ठीक, राजा भूमि का स्वामी कौन होता था? भूमि का स्वामी अगर हम बात करें तो भूमि का स्वामी आपका राजा होता था। कौन होता था? राजा। ज्यादातर भूमि राजा और उनके संबंधियों के पास थी। ज्यादातर भूमि उनके राजा और संबंधियों के पास थी। ठीक है, ठीक। इसके अलावा जो राज्य की भूमि होती थी, राज्य की जो भूमि होती थी उसे क्या कहते थे? उसे सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कृषि की बात करें तो चावल, कपास, मसूर, चावल, कपास, मसूर, गेहूं, जौ, सरसों आदि फसलों की क्या थी? उपज की जाती थी। आदि फसलों की उपज की जाती थी। ठीक है, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं बंदरगाह, तो यहाँ का प्रमुख बंदरगाह क्या था? यहाँ का प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट अगर हम बात करें तो यहाँ का प्रमुख बंदरगाह भरूच ही था। क्या था? भरूच प्रमुख बंदरगाह यानी पोर्ट था। क्या है मित्रों? भरूच जो है प्रमुख हमारा बंदरगाह, हमारा पोर्ट है। कोई दिक्कत तो आप इसे सामने जरूर बताएं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, यहाँ पर जो बर्तन की थी, जो कला थी, वो ब्लैक वेयर थी, यानी काले, ब्लैक, रेड, BRW जो वेयर थे के पश्चात क्या हो गया था? के बाद हमें नॉर्थ NBW बर्तन मिलते हैं। ठीक है, बर्तन मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहीं, ये जो था ये पूर्व में था, यानी पूर्व की ओर ऐसी स्थिति थी। जबकि अगर हम पश्चिम की ओर बात करें तो BRW संस्कृति के बाद, BRW संस्कृति के, यानी BRW का मतलब क्या हुआ? ब्लैक रेड वेयर्स के बाद सीधी कौन सी संस्कृति आ गई थी? आ गई थी आपकी चित्रित भूरे। ठीक है, यानी PB वेयर। ठीक है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर NBW आया है, यानी पूर्व में तो BRW के बाद तुरंत NBW आ गया था, यानी काले लाल मृद भांड के बाद कौन से आ गई थी संस्कृति? उत्तरी काले मृद भांड। जबकि पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम अध्ययन करेंगे तो ब्लैक रेड वेयर के बाद पहले आया प्रिंटेड वेयर्स, यानी चित्रित काले धूसर मृद भांड, और फिर आया उत्तरी काले मृद भांड। ठीक है, तो ये इस समय के बर्तन के बारे में बात चलती थी। ठीक, और दूसरी बात यदि हम यहीं पर बात कर लें, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात इस समय का हमारा धर्म कैसा है, इस समय की धार्मिक, इस समय की रिलीजियस स्थिति कैसी है। तो इस समय यदि हम देखते हैं पूर्व मौर्य काल में जो आपका हिंदू धर्म है, जिसे आप ब्राह्मण धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म काफी क्या हो गया है?
क्लिष्ट हो गया है, काफ़ी कैसा हो गया है, कठिन हो गया है। यानी क्या हुआ इस धर्म में, इस धर्म की अगर हम बात करें तो ये जो धर्म है हिंदू धर्म, आपका हिंदू धर्म कर्मकांडीय हो गया है, ऐसी बात समझो, कर्मकांडीय हो गया है। ठीक है, पुरोहित क्या करने लगे हैं, पुरोहित मन माने क्या लेने लगे हैं, दान मांगने लगे हैं। ठीक है, तो दान मांगने लगे हैं। दूसरी बात, सूद या ब्याज कोई मनाही करने लगे हैं। तीसरी बात, नदी यात्रा पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब के कारण इसका काउंटर आता है, यानी भारत में नवीन धर्म, एक आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्या जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है। क्या हो गया, उदय हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या कर लिया, हमने उदय कर लिया, और इन सब समस्याओं का समाधान हमने खोजा इन्हीं से, इन सब समाधान हमने क्या किया, इन्हीं से खोजा है। वो इस समय की भूमि के लिए ये बौद्ध और जैन धर्म काफ़ी अच्छे हैं और वो इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने आज देखा प्री मौर्य पीरियड की कहानी, जिसमें विदेशी आक्रमण थे, और प्री मौर्य पीरियड की भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखी है। ठीक, अब जो हमारा कल का टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है हमारा कौन सा टॉपिक, हमारा है मौर्य समाज, यानी मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, जो मैंने पढ़ाया है उनमें कहाँ कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में आप उसका ज़रूर उत्तर दीजिए। और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।